अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वर्किंग एग्जाम्पल। तो सबसे पहला जो वर्किंग एग्जाम्पल है वो आपके पास एक ग्राफ दिया गया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, और आपने इसमें वर्क डन फाइंड करना है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। Calculate the work done from the force displacement graph। हमें work done find करना है from the force displacement graph से। इस केस में आपके पास एक तो फोर्स दिया गया है, देखिए आप फोर्स आपके पास 4 न्यूटन है तीनों ग्राफ्स में, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में एंड अगेन ट्रायंगल। ये ग्राफ जो है ये आपके पास कंसिस्ट है 2 ट्रायंगल्स में और एक रेक्टेंगल में। तो डेटा में आप सिर्फ फोर्स लिखेंगे, फोर्स की वैल्यू आपके पास है 4 न्यूटन, जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपके पास जो एरिया 1 है, बेस ऑफ एरिया 1, वो आपके पास है, एरिया 1 का जो बेस है वो आपके पास है 4 मीटर। देखिए ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो आपने इस 4 में से इस 0 को माइनस करना है। ओके, तो आपके पास हो जाएगा 4 मीटर। सिमिलरली बेस ऑफ एरिया 2 जो है वो आपके पास है, बेस ऑफ एरिया 2 आपके पास है, इस 12 में से इस 4 को माइनस करना है, 12 माइनस 4 यानी 8 मीटर। ओके, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है और ये इनिशियल है, तो इसलिए इसमें से इसको माइनस करके आपके पास एरिया 2 का बेस आ जाएगा विच इज इक्वल टू 8 मीटर। और बेस ऑफ एरिया 3 जो है वो आपके पास है, बेस ऑफ एरिया 3 आपके पास है 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 मीटर। तो बेस ऑफ एरिया 3 आपके पास है 4 मीटर और हमें फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन जो है वो आपके पास होता है एरिया, वर्क जो है वो आपके पास होता है इस पूरे ग्राफ का एरिया। तो हमें इस पूरे ग्राफ का एरिया फाइंड करना है। एरिया जो है अगर आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो टोटल एरिया आपके पास या टोटल वर्क डन आपके पास इक्वल टू है, टोटल वर्क डन इक्वल टू है एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3। तो अगर आप रीजन 1 को देखें तो उसमें आपके पास ट्रायंगल है। अगर आप डायग्राम में रीजन 1 को देखें तो वो आपके पास एक ट्रायंगल है, जबकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास रीजन 1 का एरिया होगा। सिमिलरली क्यों रीजन 1 को आपने हाफ और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि रीजन 1 एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपके पास आता है हाफ और जो x एक्सिस पे डिस्टेंस है और y एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो y एक्सिस पे आपके पास फोर्स है, जबकि x एक्सिस पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो आप फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करेंगे। सिमिलरली आपके पास जो रीजन 2 है वो एक रेक्टेंगल है, तो रीजन 2 आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसको आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। ट्रायंगल के केस में हमारे पास, रेक्टेंगल के केस में हमारे पास हाफ नहीं आता, तो इसलिए हम फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ और सिर्फ फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब आप थर्ड केस में देखें तो थर्ड केस में अगेन आपके पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए हम हाफ को फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करेंगे, यानी हाफ को फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ लेने की वजह यह है कि ये एक ट्रायंगल है, तो दोनों आपके पास ये ट्रायंगल है जबकि ये आपके पास रेक्टेंगल है। तो अब आप देखिए तीनों केस में आपके पास फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन है, क्योंकि ग्राफ में तीनों प्लॉट्स में ग्राफ में जो फोर्स की वैल्यू दी गई है वो 4 न्यूटन दी गई है। फोर्स की वैल्यू एरिया रीजन 1 में, रीजन 2 में, सब में फोर्स की वैल्यू आपके पास है 4, जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास है फर्स्ट केस में 4,
क्योंकि रीजन 1 है तो इसलिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 4। सेकंड केस में अगर आप देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू अगेन आपके पास 4 है, जबकि डिस्प्लेसमेंट सेकंड केस ये वाला है तो इसमें आपके पास 8 मीटर, एरिया ऑफ रीजन 2 आपके पास है 8 मीटर, तो इसलिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट 8 हो जाएगा। सिमिलरली अब आप थर्ड सिचुएशन में जाए तो फोर्स की वैल्यू आपके पास है 4, जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास है 16 माइनस 12 यानी 4। ओके, अब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, अब इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो 4 4 से 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8, और 4 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 32। 4 4 से 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी आपके पास 8 आएगा। तो 8 प्लस 32 प्लस 4, तो ये आपके पास आंसर आया 48, और वर्क की यूनिट जो है वो आपके पास है जूल। तो इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे न्यूमेरिकल्स, दूसरे वर्क एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड वर्क एग्जाम्पल में आपके पास एक कार दिया गया है और उसका मास दिया गया है और वेलोसिटी दी गई है, और आपको फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। आपको कार की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे। इस डेटा में आपको मास दिया गया है 1200 किलोग्राम, जबकि वेलोसिटी आपको दी गई है 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है कार की। तो आप सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में आप फॉर्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है 1/2 mv²। तो 1/2 मास की जगह आपके पास आ जाएगा 1200, वेलोसिटी की जगह आ जाएगा 25 का स्क्वायर। कंप्यूट करेंगे 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 375 300। तो आप जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 37 5 3 मरतबा 0। ओके, तो ये आपके पास टोटल आंसर आएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड वर्किंग एग्जाम्पल में आपके पास तीसरे वर्किंग एग्जाम्पल में आपको अर्थ की बात कर रहा है। तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपको दी गई है 5.98 एक्सपोनेंट 24, जबकि मास ऑफ सन की वैल्यू है 1.99 एक्सपोनेंट 30, और आपको एंड अर्थ इज 160 बिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, और आपको डिस्टेंस दिया गया है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ फाइंड करनी है। तो आप डेटा में देखिए, सबसे पहले आपको मास ऑफ अर्थ दिया गया है व्हिच इज इक्वल टू 5.98 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम, जबकि मास ऑफ सन आपको दिया गया है 1.99 एक्सपोनेंट 30 किलोग्राम, एंड द अर्थ इज 160 बिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, यानी आपको डिस्टेंस दिया गया है 160 बिलियन किलोमीटर, 160 बिलियन किलोमीटर। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले आप इसको मीटर में लेके आएंगे। तो 160 बिलियन को हटा के आप 10 की पावर 6 लगाएंगे, जबकि किलो को हटा के आप लगाएंगे 10 की पावर 3 यानी 1000 मीटर। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, डिस्टेंस का जो आंसर आएगा वो आएगा 160 एक्सपोनेंट 9 मीटर। आपको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब आप लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसका नाम होता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसको आप यू से भी डिनोट करते हैं, तो वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो आप बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो
पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है यानी U इज इक्वल टू है माइनस, नेगेटिव में लेते हैं हमेशा। न्यूमेरिकल्स पर्पसेस में हम अगर माइनस को इग्नोर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय आर। आपने न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ा था। न्यूटन के फॉर्मूले में G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये न्यूटन का फॉर्मूला है। इसमें r के ऊपर स्क्वायर आता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में r के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, सिर्फ r लिखते हैं। अब सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैपिटल G कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 एक्सपोनेंट -11। यहाँ आप डेटा में अगर आप वैल्यू मेंशन करना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, जबकि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपके पास है 5.98 एक्सपोनेंट 24 और मास ऑफ सन की वैल्यू है 1.99 एक्सपोनेंट 30 डिवाइडेड बाय, आपको r की वैल्यू से डिवाइड करना है। r आपके पास है 160 एक्सपोनेंट 9। इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में रखने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। और फिर इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच जाएगा। तो आंसर आपके पास आएगा 4963 एक्सपोनेंट 30 जूल। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आएगा। आप इसको माइनस में भी शो कर सकते हैं और प्लस में भी शो कर सकते हैं। ये मैं कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करवा देता हूं। कैलकुलेटर में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे 6.67 एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट का ऑप्शन है, एक्सपोनेंट -11 इसको रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप सारी वैल्यूज को एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई बाय अर्थ का मास रखेंगे 5.98 एक्सपोनेंट 24 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.99 एक्सपोनेंट 30। तो आपने पहले न्यूमरेटर लिखा और डिवाइडेड बाय r आपने लिख दिया। r की वैल्यू है 160 एक्सपोनेंट 9। तो आपके पास आंसर आया 4.960 एक्सपोनेंट 33। आप अगर 3 डिजिट्स आगे जाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आंसर शो करे तो भी आपके पास करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं। आप इस आंसर को ऐसे भी शो कर सकते हैं कि पॉइंट्स को आप आगे ले जाए। जैसे यहाँ डेसिमल है तो 1 2 3 डिजिट्स आगे जाएगा, तो आपके पास कैलकुलेटर का जो आंसर है वो भी आप इसमें शो कर सकते हैं। ओके, ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर है क्योंकि एक्सपोनेंट नोटेशन मिली गई है, तो आप दोनों आंसर शो कर सकते हैं। नाउ मूव्स टुवर्ड द फोर्थ वर्किंग एग्जांपल। अब हम फोर्थ वर्किंग एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हम टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। फोर्थ वर्किंग एग्जांपल में आपको दिए गया है डेटा में एक पर्सन है जो बाइक राइड कर रहा है और उसका मास दिए गए है 120 किलोग्राम। तो आपके पास मास है 120 किलोग्राम। They are riding at 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सडनली अ डॉग क्रॉसेस द रोड। ये पर्सन बाइक राइड कर रहा है और सामने इसमें डॉग आ गया। ओके, अब इसने क्या किया, सडनली अ डॉग क्रॉसेस द रोड एंड अवॉइड हिटिंग द डॉग, द बाइसाइक्लिस्ट ब्रेक्स अप्लाइड अ ब्रेकिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। तो आपको 500 न्यूटन ब्रेकिंग फोर्स दी गई है। ओके, अच्छा, जब भी ब्रेकिंग फोर्स दे
ब्रेकिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स या आपने हमेशा माइनस में लेनी है। ओके, तो आपके पास माइनस होगा क्योंकि ये ब्रेकिंग फोर्स है। ओके, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारे पास है, जबकि डिस्टेंस आपके पास दिए गए हैं। डिस्टेंस को आप एस से डिनोट करें या डी से डिनोट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं इसको एक्स से डिनोट कर देता हूं, आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस आपके पास है 10 मीटर। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइक्लिस्ट? दे स्टॉप ब्रेकिंग। तो आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। ओके, जब भी आपको वर्क दे और एनर्जी की बात करें तो आपके जहन में एक थ्योरम आएगा, उसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम करेंगे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। हम यहां वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेंगे। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी में वर्क को रिलेट किया जाता है एनर्जी। जो वर्क होता है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क को यूज करेंगे, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला आपके पास है W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जबकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे। तो इसी में अब सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फोर्स की जगह आ जाएगा आपके पास -500, डिस्टेंस की जगह आपके पास आ जाएगा 10 मीटर। डिस्टेंस आपको दिए गए हैं डेटा में 10 मीटर। 1/2 मास की जगह आपके पास आ जाएगा, मास जो आपको दिया हुआ है वो 120 किलोग्राम दिया हुआ है डेटा में। और फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है -1/2। अगेन मास की जगह आपके पास आ जाएगा 120। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है डेटा में, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5000। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 VF स्क्वायर। और इस पूरे को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6000 जूल। अब ये माइनस से प्लस की तरफ जाएगा तो -5000 प्लस 6000 इक्वल टू 60 VF स्क्वायर। तो आप ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 60 VF स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 6000 में से 5000 माइनस करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। इसी तरह ये 60 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16.7। तो VF स्क्वायर आपके पास इक्वल आ जाएगा 16.7। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो VF स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद आपके पास VF का जो आंसर है वो आएगा आपके पास 4.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसी के साथ ये जो एग्जाम्पल है ये भी आपके पास इख्तिताम को पहुंची। अब और इसी के साथ हमारे वर्किंग एग्जाम्पल टोटल 4 थे जो सॉल्व हो गए। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल की तरफ। तो टेक्स्ट बुक में आपके पास टोटल 11 न्यूमेरिकल्स हैं और इंतहाई सिंपल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 में आपको सबसे पहले डेटा बनाना है। इसमें आपको दिए गए हैं कि अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, यानी आपको डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू आपके पास है 10 मीटर। डिस्टेंस को आप डी से डिनोट करें, एस से डिनोट करें या एक्स से डिनोट करें, तो आप डिस्टेंस को किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। और आपको फोर्स दिए गया है 50 न्यूटन। तो
फोर्स की वैल्यू आपके पास है 50 न्यूटन और एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द मैन, आपको वर्क डन फाइंड करना है। हम जानते हैं कि वर्क जो है वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क जो है वो आपके पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ आप डॉट को रिमूव करके आप cos थीटा लगाएंगे। अब इस पूरे में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फोर्स की जगह आपके पास आ जाएगा 50, डिस्प्लेसमेंट की जगह आपके पास आ जाएगा 10 और cos 60, एंगल की जगह आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए कैलकुलेटर में पुट करता हूँ मैं इसको। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आ गया 500। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आया 500 और इसको मल्टीप्लाई करना है cos 60 के साथ। आपने 60 का cos फाइंड करना। cos 60 आपके पास है 0.5। cos 60 की वैल्यू आपके पास है 0.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वर्क का आंसर आ जाए। तो 500 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ। तो 500 जो आया है इसको मल्टीप्लाई करना है, cos 60 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 500 के साथ। आपके पास आंसर आएगा 250 जूल। आपके पास आंसर है 250 जूल। इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरे न्यूमेरिकल में आपके पास जो इसका डेटा है, दूसरे न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले डेटा बनाना है। अब इस डेटा में आपको मास दिए गए हैं 100 किलोग्राम, जबकि लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स पे जा रहा है और वो 10 सेकंड ले रहा है। ओके, स्टेयर्स पे जा रहा है और टाइम ले रहा है 9.8 सेकंड। टाइम की वैल्यू आपके पास है 9.8 सेकंड। जो वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर्स, आपको स्टेयर्स की हाइट दी गई है। स्टेयर्स की हाइट है 10 मीटर। कैलकुलेट इट्स पावर, हमें फाइंड करना है पावर। मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, जबकि पावर को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अब हम बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आपको पावर का जो फॉर्मूला है वो है वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है पावर का। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे जाएगा, तो जो वर्क डन है वो हमारे पास बराबर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है mgh। तो यहाँ जो वर्क डन है, क्योंकि ये हाइट पे जा रहा है तो इसलिए वर्क डन आपके पास इक्वल टू हो जाएगा mgh के, और डिवाइड बाय आपने करना है टाइम। ओके, सारी वैल्यूज आपके पास है, तो आप इस सब वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करेंगे और इसकी मदद से आप पावर फाइंड करेंगे। तो आप देखिए पावर है, m की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी। m की जगह आपके पास आ जाएगा 100 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू आपके पास है 9.8 और हाइट की वैल्यू आपके पास है 10 मीटर। डिवाइड करना है अपने टाइम के साथ। टाइम की जगह आपके पास आ जाएगा 9.8 सेकेंड। अब इस पावर को, इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास पावर का आंसर आ जाएगा 1000 वॉट। तो आंसर आएगा 1000 और पावर की यूनिट होती है वॉट। ओके, अगर आप देखें तो ये आपके पास 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास पावर का जो आंसर आएगा वो आएगा 1000 वॉट। बहुत ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल था। तो इसी के साथ ये न्यूमेरिकल इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जो वर्टिकल हाइट पे जा रहा है।
और वो एक हाइट पे जाके हाइट पे गए हैं, h हाइट पे। ओके, उसके बाद आपके पास ये हाइट h पे गया है। हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ h व्हेन इट हैज लॉस्ट 1/3 ऑफ इट्स काइनेटिक ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। व्हेन हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ h, हमें हाइट मालूम करनी है और इन टर्म्स ऑफ h मालूम करनी है। तो इसलिए जो नई हाइट होगी उसका नाम h डैश है, और जो प्रीवियस हाइट है वो हमारे पास h है, जिसके टर्म्स में हमें हाइट बतानी है। और ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी उसकी k डॉट ई है। जो पहले काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी है k डॉट ई, और इसने कितना लॉस किया वो हमें मालूम करना है। तो हमारे पास जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी उसका नाम होगा के ई डैश, और ये लॉस कर रहा है 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए यहाँ 1/3 आ जाएगा। 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा है और ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है के डॉट ई। तो हमें वो हाइट बतानी है जिसपे ये 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा है। देखिए, ये आपके पास ग्राउंड लेवल है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, h हाइट। जब h हाइट पे जाएगा तो ये अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर लेगा। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी आपके पास इक्वल हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट हाइट पे जा रहा है, हाइट h पे, वो अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। अब हमें वो हाइट मालूम करनी है, उस हाइट का नाम है h डैश, जिसपे ये 1/3 काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर रहा है। तो 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा है, जो बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, ओरिजिनल हाइट पे जब एक्चुअल हाइट पे जाता है तो वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर देता है। हमें वो हाइट मालूम करनी है जिसपे ये 1/3 काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर रहा है। तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वर्क एनर्जी का कि आपके पास क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे जाता है तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देता है। तो सबसे पहले पार्ट में हम हाइट h पे देखते हैं। तो एट हाइट h जो है सबसे पहले एट हाइट h है। एट हाइट h पे आपके पास क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में, जबकि गेन होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हाइट h की बात होगी तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा और पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। इसका मतलब लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में। जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में। जो पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है mgh। फर्स्ट पार्ट में जहाँ सारी लॉस हुई है काइनेटिक एनर्जी, तो उस वक्त हमारे पास हाइट है h, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे एट हाइट h डैश, हम देखेंगे एट हाइट h डैश। अब आप देखिए एट हाइट h डैश, एट हाइट h डैश पे क्या हो रहा है। तो अगेन जब वो किसी हाइट पे जा रहा है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो जब लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में तो उसका नाम होगा के ई डैश, और वो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें आपके पास आ जाएगा mgh। अब डैश आएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डैश है तो हाइट पे भी डैश ही आएगा। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है
वो ये 1/3 लॉस कर रहा है। तो यहाँ आपके पास 1/3 k डॉट ई आ जाएगा। ओके, mgh डैश। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने एक काम ये करना है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। ओके, हम इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। अब आप देखिए, हम एक काम करेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 से उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब क्या होगा, ये जो 1/3 है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह आ जाएगा mgh, और बाकी ये वैल्यू अपनी जगह पे आ जाएगी mgh डैश। तो mgh डैश अपने जगह पे आ जाएगा। अब आप अगर देखें तो हमारे पास mg से mg कैंसिल आउट होगा, तो ये mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो है वो आपके पास रह जाएगा h डैश इक्वल टू रह जाएगा 1/3h, h डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/3h। और इसी के साथ हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी 1/3 लॉस हुई है तो इट मीन्स जो आपके पास हाइट है वो भी उस वक्त आपके पास 1/3 है। इसी के साथ सवाल इख्तिताम को पहुंचा। अब आप बढ़ेंगे, आपके पास पावर का न्यूमेरिकल है, इसलिए आप बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। आप सबसे पहले डेटा बनाएंगे, इस न्यूमेरिकल का डेटा बनेगा सबसे पहले। अब 70 kg में तो मास आपको दिया हुआ है 70 किलोग्राम, और ये हाइट पे जा रहा है 3 मीटर। तो हाइट आपको दी गई है 3 मीटर इन 2 सेकेंड, टाइम आपको दिए गए हैं 2 सेकेंड। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है हाउ मच वर्क डज ही डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कितना वर्क इसने अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड किया। जब भी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड होता है तो वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जब भी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड हो रहा है इसका मतलब ये हाइट पे जा रहा है, तो ये अगेंस्ट हो रहा है। तो अगेंस्ट जो वर्क है ये हमारे पास जितना वर्क होता है अगेंस्ट में वो हमारे पास इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, जबकि दूसरे पार्ट में हमें पावर बताना है कि एवरेज पावर कितना है। हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास जो वर्क डन है वो फर्स्ट पार्ट में वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है mgh। तो ये फर्स्ट पार्ट है। m की जगह आपके पास आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय g की जगह आपके पास आ जाएगा 9.8, और हाइट की जगह आपके पास आ जाएगा 3। इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वर्क का आंसर आ जाएगा। ओके, तो इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास वर्क का आंसर आएगा वो आएगा 2058, जबकि बुक में 260 दिए गए हैं और आपके पास आंसर आया है 2058। वो दरअसल इसलिए है कि जी की वैल्यू इन्होंने 10 ली है। अब आपके पास पेपर में आंसर तो नहीं गिवन होता है, तो इसलिए आप जी की वैल्यू 9.8 ही ले। ओके, अब हमें बी पार्ट में फाइंड करना है व्हाट इज द एवरेज पावर। हमारे पास पावर का फॉर्मूला पता होगा कि वो बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के। तो हमारे पास क्योंकि वर्क की वैल्यू आ चुकी है तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 2058। वर्क डन की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1029। ओके, जबकि यहाँ आंसर है 1030। तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जी की वैल्यू इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड ली है, तो आपको पेपर में 9.8 ही लेनी है। ओके, इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुँचा। अब हम बढ़ेंगे फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल में आपको एक न्यूट्रॉन दिया गया है,
और न्यूट्रॉन का आपको डिस्टेंस दिए गए है कि एक न्यूट्रॉन है, ओके। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसी के भी जिक्र आ जाए क्वेश्चन में, तो आपको एनर्जी का आंसर हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करना है, ओके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स होती है, उसमें एक यूनिट आपके पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कन्वर्जन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आप जूल में जाएंगे तो आप इस पूरे फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगे तो इस पूरे फैक्टर से आप डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने के लिए इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब हम बढ़ते हैं डेटा की तरफ। एक न्यूट्रॉन का जिक्र किया गया है जिसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 12 मीटर। तो डिस्टेंस की जगह आपके पास आ जाएगा 12 मीटर, और टाइम इंटरवल जो है वो आपके पास है, टाइम इंटरवल आपके पास है 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4, ओके। 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4, तो टाइम की वैल्यू है आपके पास 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड, एक्सपोनेंट माइनस 4 सेकेंड। एज्यूमिंग इट्स स्पीड वाज कांस्टेंट, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, ओके। और जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको ये लेना है 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। तो आपको मास लेना है, न्यूट्रॉन का मास है 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 27, ओके। तो न्यूट्रॉन का मास है 1.7 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम, ये आपको दिए गए हैं, ओके। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है। डिस्प्लेसमेंट आपको दिए गए हैं 12, और टाइम आपको दिए गए हैं 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4। आपको टाइम दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद आपके पास वेलोसिटी का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 3333 एंड 3.33, ओके। ओके, ये 5 टाइम्स 3 है 0.33 मीटर पर सेकेंड। ये कब आएगा आपके पास आंसर? जब आप 12 को डिवाइड करेंगे इस टाइम से, तो आपके पास ये वेलोसिटी का आंसर आएगा। अब वेलोसिटी आने के बाद हम काइनेटिक एनर्जी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। तो हाफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय m की जगह मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी, ओके। जबकि वेलोसिटी की जगह आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू और उसका स्क्वायर लेना है 33333.33। आप इसको एक्सपोनेंट में भी लिख सकते हैं। इन सारी वैल्यूज को निकालने के बाद आपके पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा जूल में। काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा आपके पास 9.44 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा जूल में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जिक्र करेगा, जब भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जिक्र आ जाए, तो आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करनी है। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम इस पूरे आंसर को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम इस पूरे आंसर को डिवाइड करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। इस पूरे वैल्यूज को इससे डिवाइड करने के बाद जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम इस पूरे आंसर को डिवाइड करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा 5.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ओके, कि आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल भी इख्तिताम को पहुंचा। अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 में आपको एक स्टोन दिया गया है जो हाइट पे जा रहा है। ओके, हाइट 10 मीटर पे जा रहा है और आपको फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज जस्ट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। एक स्टोन है जो हाइट पे जा रहा है, तो आपको इसका डायग्राम इस तरह बनेगा कि आपको एक स्टोन दिया गया है जो हाइट पे जा रहा है। ओके, हाइट 10 मीटर पे गया है। एक स्टोन है जो हाइट 10 मीटर पे गया है, ऊपर जा रहा है, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। ओके, और वो हाइट पे पहुंच रहा है 10 मीटर के। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी ऑब्जेक्ट हाइट पे चले, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है हाइट पे। अब हमें फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टोन मालूम करना है व्हेन इट इज जस्ट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। तो आप देखिए 2 मीटर यहाँ कहीं बन रहा होगा, क्योंकि ये 10 मीटर है तो ये 2 मीटर बन रहा होगा। तो हमें 2 मीटर पे स्पीड ऑफ द स्टोन मालूम करना है, तो इसको हम वी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वी डैश से। ओके, तो हमें इस हाइट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिस वेलोसिटी का नाम मैंने लिख दिया है वी डैश। ओके, तो वी डैश हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक स्टोन है जो वर्टिकल हाइट पे गया है एंड इट इज रीच 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट पे गया है। When it is just 2 मीटर above the ground, find the speed of the stone. स्पीड ऑफ स्टोन मालूम करना है जब 2 मीटर की हाइट पे होगा। यहाँ से यहाँ हमें पता है कि जब भी मैक्सिमम हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट जाता है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और हमें 2 मीटर के हाइट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो डेटा में देखिए, डेटा में आपके पास हाइट दी गई है, एक्चुअल हाइट है वो 10 मीटर है, और एक और हाइट दी गई है, तो ये हमारे पास एच डैश हो जाएगा 2 मीटर, और हमें इस एच डैश पे वेलोसिटी मालूम करनी है, तो इसका नाम हमने वी डैश लिया। ओके, अब सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करने की आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे जाता है तो वहाँ ए की जगह आपके पास आता है माइनस जी, विच इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिए आप इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ वी आई नहीं पता है, क्योंकि वी एफ तो 0 है, हमें ये बात पता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखिए हमें पता है कि 8 हाइट एच पे 8 हाइट एच पे आपके पास जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, उसकी वजह से गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ये लॉस करेगा। तो अब यहाँ हम जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे वो है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ हम कौन सी वेलोसिटी पुट करें, वी आई या वी एफ? तो वी एफ तो 0 है, तो हम किसी वेलोसिटी से इसको पेंक रहे हैं, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी का नाम होगा वी आई, जबकि ये जिस हाइट पे जा रहा है उसका नाम है एम जी एच, क्योंकि हम यहाँ टोटल हाइट ले रहे हैं, तो इसलिए एम जी एच आ जाएगा। यहाँ से हम वी आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप देखें मास से जो मास है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मास से मास क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से हम वी आई का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि वी आई का क्या फॉर्मूला होगा, जिसको हम निकालें तो वी आई का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ओके, अब यहाँ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ से हम स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट करेंगे, तो रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद आपके पास वी आई का आंसर आ जाएगा। तो हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ली।
यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के लिए हमने रूट लगा लिया। ओके, तो स्क्वायर से रूट आपके पास कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी आई की वैल्यू आ जाएगी √2GH। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जी की जगह आपके पास आएगा 9.8, हाइट की जगह आपके पास टोटल हाइट आएगी 10। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और रूट निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 14। जब आप इसको रूट में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 980, और जब आप इसका रूट निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आएगी। ओके, स्क्वायर के बाद आप जब रूट निकालेंगे तो आपके पास आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास आ गई, लेकिन हमें वेलोसिटी मालूम करनी है 2 मीटर की हाइट पे। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s × vf² - vi²। देखिए यहाँ a की जगह हम -9.8 पुट करेंगे और डिस्टेंस की जगह हम ये वाला डिस्टेंस पुट करेंगे, यानी h' पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी की जगह हम v' पुट करेंगे, जो हमें फाइंड करना है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आई है 14, तो 14 का स्क्वायर। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ आप 2 × -9.8 और h' की जगह आप पुट कर देंगे 2, क्योंकि 2 मीटर की हाइट पे आपको फाइंड करना है। ये हो जाएगा v' का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर आपके पास होता है 196। अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा -39.2। ये वैल्यू माइनस से प्लस में आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास +196, और ये हो जाएगा v' का स्क्वायर। तो v' का स्क्वायर आपके पास आएगा, जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 156.8। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम ले लेंगे स्क्वायर रूट इक्वल टू, यहाँ आप पुट करेंगे 156.8 का रूट। तो जब आप रूट निकालेंगे और स्क्वायर से ये रूट आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v' का आंसर आएगा, जो हमें फाइंड करनी थी, उसका आंसर आपके पास आएगा 12.52 मीटर पर सेकेंड। और इसी के साथ आपका ये सवाल इख्तिताम पर पहुँचेगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं 7 टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल की तरफ। 7 टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है। ओके, इसके में आपको दिए गए हैं 7 टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल में, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास है 200 जूल। ओके, when it is dropped its kinetic energy just before striking 160 joule। ओके, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी दी गई है और ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे आ रहा है। ओके, टॉप पे आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है और बोल रहे हैं जब ये नीचे आ रहा है तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट टॉप पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दी गई है 200 जूल। फिर जब ये नीचे आ रहा है तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। ओके, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। आपको वर्क डन फाइंड करना है एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। अब जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी लॉस कर लेता है और ये कन्वर्ट हो जाती है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, इस सिचुएशन में देयर इज नो रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो बिल्कुल परफेक्टली ये इक्वेशन आपके पास सही होती, यानी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसमें वर्क डन नहीं आता। लेकिन इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस हो, इस केस में आपके पास कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है इस सिचुएशन। अच्छा, अब अगर आपके पास इफ देयर इज एयर रेजिस्टेंस,
केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस होती है तो आपके पास फॉर्मूला कुछ और होता है। इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो तो फिर आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। फिर आपके पास वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस भी आ जाता है। ओके, वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस कब आता है? इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस होती है तब पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होता है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी और प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने इसमें से कौन सा फॉर्मूला लेना है, कौन सी कंडीशन लेनी है? आपने सेकंड कंडीशन लेनी है। क्यों सेकंड कंडीशन लेनी है? क्योंकि यहाँ आपको एयर रेजिस्टेंस का वर्क अगेंस्ट फाइंड करना है, तो इसलिए आपके पास होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होगी गेन इन काइनेटिक एनर्जी और प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आपके पास लगेगा क्योंकि आपके पास यहाँ एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आपको वैल्यू दी गई है वो आपकी दी गई है 200 और जबकि काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है 160 और आपको वर्क फाइंड करना है यानी वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन यानी W फाइंड करना है। ये प्लस का है, इस तरफ आके ये माइनस में हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा W। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है। तो 40 जूल ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये न्यूमेरिकल भी आपका इख्तिताम को पहुंच जाएगा। अब आपने न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल नंबर 8 को करना है। तो टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल नंबर 8 में आपको फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम आपको फाइंड करना है। तो एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम आपको फाइंड करना है। ओके, ये आंसर है 13 जूल। तो आप सबसे पहले डेटा बनाएंगे, आपको फाइंड करना है एनर्जी और जबकि मास आपको दिए गए हैं 1 ग्राम। ओके, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड करने के बाद ये जो मास है ये आपके पास किलोग्राम में कन्वर्ट हो। ओके, आपको मालूम करना है एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम। अच्छा, आपको एक बात और पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट की जो कांस्टेंट वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, कांस्टेंट है, पेपर में आपको मिलेगी। ओके, तो आपने आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन को यूज़ करना है। हम यहाँ क्यों आइंस्टाइन की इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जब भी मास एनर्जी में या एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही हो तो वहाँ हमारे पास एक ही इक्वेशन है। इस इक्वेशन का नाम है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप इज इक्वल टू mc², कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट। तो मास की वैल्यू आपको दी गई है 0.001 और जबकि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एनर्जी का आंसर आएगा 9 एक्सपोनेंट 13, जो बिल्कुल बुक की तरह आंसर होगा। ओके, तो ये आपके पास जूल में दिया है तो जूल में ही रखना है, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जिक्र नहीं किया है
तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इस आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करना चाहते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल बुक के सिमिलर आ गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो आप इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, यानी 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप पेपर में दोनों शो किए करें, जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की किसी पार्टिकल की जिक्र हो तब आपके लिए लाजमी हो जाता है, और अभी इस सिचुएशन में आपके लिए लाजमी नहीं है। 5.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी के साथ आपका ये आंसर और ये न्यूमेरिकल आपके इख्तिताम को पहुंचे। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 9 और 11 है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है पेपर के लिहाज से, तो इसलिए इसको आप कंसंट्रेट के समझे। तो अब आप देखिए न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 का सबसे पहले आपने डेटा बनाना है। ओके, तो आपको एक 1 किलोवाट मोटर पंप दिया गया है, यानी पावर जो है वो आपके पास है 1 किलोवाट। ओके, किलो से वॉट में जाने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलो का मतलब है 1000, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसी तरह आपको 2 किलोवाट का भी दे सकते हैं पेपर में, 3 किलोवाट का भी दे सकते हैं, बस आप अपने किलो को हटा के 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉट में। तो ये आपके पास पावर आ गई। पंप्स द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट। एक मोटर पंप है जो पानी को हाइट पे लेके जा रहा है, तो हाइट की वैल्यू आपके पास है 10 मीटर। फाइंड हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इट कैन पंप इन 1 आवर। आपको पानी मालूम करना है कि कितना पानी इसको वो ऊपर लेके जा रहा है, कितना वाटर वो ऊपर लेके जा रहा है। तो हाउ मच वाटर लीटर्स का मतलब है मास आपको मालूम करना है, लेकिन मास को अपने मालूम करना है लीटर्स में। ओके, और टाइम आपको दिए गए हैं 1 आवर, तो टाइम आपको दिए गए हैं 1 आवर। इस टाइम को आप सेकंड में चेंज करेंगे। 1 आवर में आपके पास 60 मिनट होते हैं, जबकि 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास हो जाता है 3600 सेकंड। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए आप पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर इज इक्वल टू है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन पर मिनट टाइम, ये पावर का आपके पास फॉर्मूला है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे जाता है, पानी को ऊपर लेके जा रहा है, तो इसलिए यहाँ जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो पावर वर्क डन की जगह आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, जबकि टाइम अपने जगह पे आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है mgh डिवाइडेड बाई t। अब इसमें हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास है पावर का फॉर्मूला जो बराबर है mgh डिवाइडेड बाई t। आपके पास पावर की वैल्यू है 1000 वाट, पावर की जगह आपके पास आ गया 1000। मास की जगह आपको मास मालूम करना है, जी की जगह आपके पास आएगा 9.8, जबकि हाइट की जगह आपके पास आएगा 10 मीटर। हाइट की जगह आपके पास आएगा 10 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम की जगह आपके पास आएगा 3600। तो आपने ये वैल्यू डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आनी है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए ये वैल्यू डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगी, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600, और ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगी। आप चाहे तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, इससे डिवाइड कर दें, फिर वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आए। सिंप्लीफिकेशन में आपके लिए जो है आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो मास की वैल्यू, मास का आंसर आएगा 3.6 एक्सपोनेंट 4 kg। तो ये आपके पास आंसर जो है वो यहाँ पे 4 लीटर से। अब लीटर्स और केजी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 1 kg ऑफ प्योर वाटर
प्योर वाटर है 1 किलोग्राम का प्योर वाटर जो है उसका जो मास है वो 1 लीटर के बराबर। प्योर वाटर में जो 1 किलोग्राम का प्योर वाटर है वो 1 लीटर के बराबर होता है, लेकिन उस वक्त आपके पास टेम्परेचर होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 1 किलोग्राम और 1 लीटर बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ तो कोई टेम्परेचर आपको नहीं दिया गया है, तो इसलिए यही मास दरअसल लीटर में भी होगा, लेकिन आपको ये शो करना ज़रूरी होगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन वाला यही मतलब चाह रहा है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए केजी और लीटर के दरमियान का रिलेशनशिप। ओके, तो इसी के साथ ये न्यूमेरिकल इख्तिताम को पहुँचे। अब हम बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। आपको मैंने बता दिया था कि न्यूमेरिकल नंबर 9 और न्यूमेरिकल नंबर 11 ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 का सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 का आपने सबसे पहले डेटा बनाना है। इसमें आपको मास दिया गया है 2 किलोग्राम। तो मास आपके पास हो गया 2 किलोग्राम। व्हेन इट्स अटेन हाइट आपको दी गई है 15 मीटर। ओके, द 400 जूल ऑफ इट्स केमिकल बर्न्स, बोल रहा है केमिकल एनर्जी जो है वो 400 जूल यूज हुई। केमिकल एनर्जी आपके पास यूज हुई 400 जूल। इट मीन जो 400 जूल है ये इसने वर्क किया। 400 जूल जो एनर्जी यूज हुई है ये दरअसल इसने वर्क किया है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रॉकेट एट मैक्सिमम हाइट। आपको स्पीड फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट पे। तो फॉर रॉकेट की सिचुएशन में आपको एक बात पता होनी चाहिए, रॉकेट की सिचुएशन में जो वर्क डन होता है, रॉकेट के केस में रॉकेट जो है वो एनर्जी गेन करता है मुसलसल। तो जब वो एनर्जी गेन करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी गेन होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी गेन होती है। ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ रॉकेट लॉन्चर में होता है। ओके, तो रॉकेट जो लॉन्च कर रहा है काइनेटिक एनर्जी में भी गेन होगा जबकि पोटेंशियल एनर्जी में भी गेन होगा। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन W इक्वल टू होगा हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, काइनेटिक एनर्जी का जगह आ जाएगा हाफ mv², जबकि पोटेंशियल एनर्जी की जगह आ जाएगा mgh। तो आपने इसमें से वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो इन सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आपके पास है 400 1/2। m की जगह आपके पास आ जाएगा 2 और v आपको फाइंड करना है। तो m की जगह आपके पास अगेन 2 आ जाएगा और हाइट की जगह आपके पास अगेन 15। ओके, अब आपने ये जो 400 है अपनी जगह पे आ जाएगा। ये 2 से 2 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और v² 1 से मल्टीप्लाई होकर v² हो जाएगा। ओके, 2 से कैंसिल आउट और v² 1 से v²। और आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 294। अब आपने ये वैल्यू प्लस से माइनस की तरफ ले आएंगे। तो आप ये वैल्यू प्लस से माइनस की तरफ ले आएंगे तो 400 माइनस 294 इक्वल टू हो जाएगा v²। तो v² आपके पास इक्वल टू हो जाएगा 106। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी रूट आ जाएगा। ओके, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। तो यहाँ पे आपके पास दोनों साइड पे रूट आ जाएगा। अब आपने यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ और 106 का आपने रूट लेना है। तो आपके पास आंसर आएगा 10.29 मीटर पर सेकेंड। आपके पास आंसर आएगा 10.29 मीटर पर सेकेंड।
और इसी के साथ ये न्यूमेरिकल इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ेंगे अगले न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 11 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, न्यूमेरिकल का सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। A motor pumps the water at rate of, आपको रेट दिए गए हैं 500 ग्राम पर मिनट। ओके, आपको रेट दिए गए हैं ग्राम पर मिनट में, और हाइट आपको दी गई है 120 मीटर। तो हाइट आपके पास है 120 मीटर। इफ द मोटर 50% एफिशिएंट, तो आपको एफिशिएंसी दी गई है 50%। ओके, तो एफिशिएंसी को इस साइन से डिनोट करते हैं। इस साइन का नाम है ईटा। एफिशिएंसी जो आपको 50% दी गई है, आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इस सिंबल का ये ग्रीक लेटर है और इसको नाम है ईटा। तो एफिशिएंसी को परसेंट से हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 100 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.5। एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती। देन हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर इज नीडेड, आप बताना है इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, इनपुट पावर बताना है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ पीआई से। ओके, अब आप देखिए अगर आप इस रेट को ऐसे ही यूज करेंगे तो आप यूनिट कन्वर्जन में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो आपको दिए गए हैं 500 ग्राम पर मिनट, इसको कन्वर्ट करने का आपको मैं तरीका बता देता हूँ। तो ये आपको 500 ग्राम दिया हुआ है, तो आपको मास दिया हुआ 500 ग्राम। ओके, 500 ग्राम आपको मास दिया हुआ है, आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। ओके, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर आपके पास आएगा 0.5 किलोग्राम। ओके, 0.5 किलोग्राम आपके पास मास हो गया, जबकि पर मिनट आपके पास टाइम हो गया। तो टाइम आपके पास पर मिनट है, तो इसलिए आपने टाइम लेना है 1 मिनट। ओके, टाइम आपने लेना है 1 मिनट। और 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है? 60 सेकंड के। 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं। ओके, तो ये जो आपको डेटा दिए गए हैं, ये दरअसल एक पंप का आपके पास आउटपुट पावर है। यानी जो एक मोटर हमें पानी दे रहा है, पानी इस रफ्तार से दे रहा है, तो ये हमारे पास आउटपुट पावर हो जाता है। अगर हम आउटपुट और इनपुट के टर्म्स में बात करें तो ये हमारे पास क्या है? आउटपुट पावर का डेटा दिया गया है और हमसे इनपुट पावर पूछ रहा है, इसलिए हमें एफिशिएंसी भी दी है। ओके, तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। तो आप सबसे पहले यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे आउटपुट पावर लिखेंगे, इसको PO भी बोल सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होगा वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये पानी को लिफ्ट कर रहा है, ये मोटर जो है पानी को लिफ्ट कर रहा है, तो इसलिए आपके पास जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ओके, तो हम यहाँ पे PO वर्क की जगह हम यूज कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमारे पास आ जाएगा mgh डिवाइडेड बाय टाइम, ये PO के बराबर होगा। अब आप देखिए मास की जगह आपको दिए गए हैं 0.5, जी की जगह आप यूज कर लेंगे 9.8 और हाइट की जगह आपके पास आ जाएगा, हाइट आपको दी गई है क्वेश्चन में 120 मीटर। हाइट आपको डेटा में दी गई है 120 मीटर, तो हाइट की जगह आप पुट कर देंगे 120 मीटर।
डिवाइडेड बाई टाइम आपको 1 मिनट लेना है यानी 60 सेकेंड। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.8 वॉट। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.8 वॉट। तो ये आपके पास आउटपुट पावर हो गया। ओके, अब हमारे पास एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, एफिशिएंसी किसे कहते हैं? एफिशिएंट आप जब भी बताते हैं किसी को कि भाई आप इतने एफिशिएंट हैं, आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, तो आप कैसे बताते हैं कि एफिशिएंट है वो? कैसे बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना एफिशिएंट है? किसी के बारे में कोई राय कायम करने के लिए आप बोलते हैं कितने % एफिशिएंट है, तो आप उसको काम देते हैं, तो वो हमें आउटपुट करके देता है और हम उसको इनपुट देते हैं, तो इसको एफिशिएंसी कहते हैं। परसेंट में शो करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है, क्योंकि हमने डेटा में ही एफिशिएंसी को 100 से डिवाइड कर दिया है, तो इसलिए हम 100 नहीं यूज़ कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इस साइन से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट के। एफिशिएंसी की जगह आप यूज़ कर लेंगे 0.5, जबकि पावर आउटपुट आपके पास आया है 9.8 और आपने पावर इनपुट फाइंड करना है, तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगी। तो पावर इनपुट की वैल्यू आ जाएगी 9.8 डिवाइडेड बाई 0.5। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 19.6 वॉट। इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए हैं। ये आखिरी न्यूमेरिकल था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो की कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो की कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियोस इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे चैप्टरों के न्यूमेरिकल्स अपलोड होंगे तो उन वीडियोस को भी आप देखिएगा। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से इसका जो सॉल्व PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके,